Today we are going to start a new chapter in biology and the name of that chapter is organisms and populations. इस चैप्टर को हम लोग 7 वीडियो लेक्चर्स के अंदर कवर करने वाले हैं. आज का जो फर्स्ट लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन होगा. इस चैप्टर के अंदर हमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है. पहला है ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बारे में, और दूसरी चीज़ है कि उस ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से मिलकर के बनने वाली चीज़ जिसको हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं. ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के अंदर हमें 3 बातों के बारे में डिस्कशन करना है. पहला आता है हमारा मेजर एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में, जो कि आएंगे हमारे हवा, मिट्टी और पानी. अब ये मेजर एबायोटिक फैक्टर्स हैं हमारे 4. कैसे? हवा के अंदर आएगा टेम्परेचर और लाइट, मिट्टी यानी हमारी सॉइल, और पानी है यानी हमारा वाटर. तो टेम्परेचर, लाइट, सॉइल एंड वाटर हमारे मेजर एबायोटिक फैक्टर्स रहे. इन एबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर हमारा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स क्या शो करेगा वो हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा डिस्कशन का. अब वो रिस्पॉन्सेस क्या क्या हो सकते हैं? 4 तरीके के रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं. या तो रेगुलेट करता है, या कन्फॉर्म करता है, या माइग्रेट करता है, या फिर हमारा ऑर्गेनिज्म सस्पेंड करता है. ये 4 तरीके के हमारे रिस्पॉन्सेस हैं. फिर हम ये भी देखते हैं कि मेजर एबायोटिक फैक्टर्स से डील करने के लिए ऑर्गेनिजम्स कुछ रिस्पॉन्सेस के साथ साथ अडेप्टेशंस भी शो करता है. वो अडेप्टेशंस या तो मॉर्फोलॉजिकल हो सकती हैं, या फिजियोलॉजिकल हो सकती हैं, या बिहेवियरल हो सकती हैं. इन चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे. फिर लास्ट में हम लोग जब बात करेंगे पॉपुलेशंस की, तो उसको भी हम लोग 3 हिस्सों में पढ़ेंगे. पहला क्या कि पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, यानी पॉपुलेशन की क्या क्या खासियतें हैं. फिर दूसरा हमारा डिस्कशन रहेगा पॉपुलेशन के अंदर कि पॉपुलेशन ग्रो कैसे करती है. और तीसरा और फाइनल डिस्कशन इस चैप्टर के अंदर हमारा रहेगा वो रहेगा पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस के बारे में. इसके अंदर अलग अलग केसेस जैसे म्यूचुअलिज्म, कमेंसालिज्म, अमेंसालिज्म, पैरासाइटिज्म, प्रेडेटर वगैरह हम लोग सब इसके अंदर पढ़ने वाले हैं. स्टार्ट करें इस चैप्टर को. तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है वो फैसिनेटिंगली डाइवर्स और अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स है. हम लोग इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को अलग अलग लेवल्स पर स्टडी कर सकते हैं. वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी बाय इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेसेस एट वेरियस लेवल्स. किस चीज़ के वेरियस लेवल्स? ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. स्टार्ट करें बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात. तो मैक्रोमोलिक्यूल पकड़ा आपने, और कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स को बना करके, जैसे प्रोटीन, हमारा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इन सब को यूज़ करके आपने एक सेल की फॉर्मेशन करी. कुछ सेल्स को मिला करके आपने टिश्यू बना लिया. कुछ टिश्यू को मिला करके ऑर्गन फॉर्मेशन कर ली. ऑर्गन्स को मिला करके ऑर्गन सिस्टम बनाया, और ऑर्गन सिस्टम से आपने एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना लिया. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठा किया तो एक पॉपुलेशन बना ली. पॉपुलेशन, अलग अलग पॉपुलेशन को जमा करके कम्युनिटी बना ली, और उन कम्युनिटीज़ को मिला करके आपने इकोसिस्टम बनाया, और इकोसिस्टम को मिला करके आपने बायोम बना लिया. तो आपने एक बहुत छोटी चीज़ से शुरू करके इस तरीके से ग्रो करते गए आप, और आपने फाइनली बायोम बना लिया. अब एनसीईआरटी क्या कह रही है कि कोई भी लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो मैक्रोमोलिक्यूल हो या कोई और भी लेवल हो, at any level of biological organization we can ask 2 types of questions. हम 2 तरीके के सवालों को पूछ सकते हैं. वो क्या क्या हैं? पहला सवाल है कैसे का, और दूसरा सवाल है क्यों. इसको समझाने के लिए एनसीईआरटी ने बुलबुल का एग्जाम्पल लिया कि मान लो बुलबुल जो है हमारी, ये पेड़ पे बैठ के बुलबुल गाना गा रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन वी हियर द बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग इन द गार्डन, हम 2 तरीके के सवाल पूछ सकते हैं. पहला सवाल क्या है कि बुलबुल गा कैसे रही है, हाउ डज़ द बुलबुल सिंग. और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वाई डज़ द बर्ड सिंग, कि ये क्यों गा रही है. पहला सवाल हुआ हमारा कैसे गा रही है, दूसरा सवाल है क्यों गा रही है. तो ये कैसे वाले जो सवाल हैं ये किसके ऊपर आते हैं कि ये मैकेनिज़्म क्या है. मैकेनिज़्म क्या है, यानी हम लोग इसका आंसर देने में कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि इसके अंदर वॉइस बॉक्स है, उसके अंदर जो हमारी वोकल कॉर्ड्स हैं वो ऑपरेट कर रही हैं. द आंसर माइट बी इन द टर्म्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स एंड द वाइब्रेटिंग बोन इन द वर्ड. अब बात आती है सेकंड क्वेश्चन की. तो सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाई डज द बर्ड सिंग,
ये गा क्यों रही है। तो ये क्या बात करता है, सिग्निफिकेंस की बात करता है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। और सिग्निफिकेंस के अंदर हम लोग इस केस में, बुलबुल वाले केस में, ये कह सकते हैं कि भाई इसको ज़रूरत होगी शायद कम्युनिकेट करने के लिए अपने मेट से ब्रीडिंग सीज़न के अंदर। अब एनसीईआरटी ने इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको क्या सिखाया कि किसी भी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अगर इन्वेस्टिगेट कर रहे हो किसी भी प्रोसेस को लिविंग वर्ल्ड के अंदर, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हम दो तरीके के क्वेश्चंस पूछ रखते हैं। पहला जो कि मैकेनिज़्म की तरफ इशारा करेगा कि कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो उसका मैकेनिज़्म क्या है, यानी हर प्रोसेस को एक मैकेनिज़्म गवर्न कर रहा है और हर प्रोसेस का एक सिग्निफिकेंस है कि वो हो क्यों रहा है। ये दो चीज़ें एनसीईआरटी आपको यहाँ बताना चाह रही है। पहली चीज़ क्या, कि पहला चीज़ है हमारा मैकेनिज़्म, यानी हर प्रोसेस एक मैकेनिज़्म के थ्रू हो रहा है। और दूसरी चीज़ है हमारी सिग्निफिकेंस, कि हर प्रोसेस के होने का एक सिग्निफिकेंस है। फालतू में हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ का एक सिग्निफिकेंस है और हर चीज़ को करने का एक सलीका है, एक तरीका है, जिसको हम लोग उसका मैकेनिज़्म कहेंगे। फिर एनसीईआरटी आगे क्या कह रही है, व्हेन यू ऑब्जर्व नेचर अराउंड यू विद अ साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड। जब आप एक साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड से अपने आसपास के नेचर को ऑब्जर्व करते हो, तब आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सोचने का मौका मिलेगा, जो कि दोनों टाइप के होंगे। क्वेश्चंस ऑफ द बोथ टाइप, ये दोनों कौन टाइप, यानी कैसे और क्यों, मैकेनिज्म और सिग्निफिकेंस, दोनों चीज़ें। फिर कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी ने आपको दिए। आगे मूव ऑन करें तो एनसीईआरटी क्या कह रही है, यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस कि जो इकोलॉजी सब्जेक्ट है आपका, इकोलॉजी कहो या इकोलॉजी कहो, इकोलॉजी इज़ द सब्जेक्ट जो कि क्या करता है, स्टडी करता है। किस चीज़ को स्टडी करता है, इंटरेक्शंस को स्टडी करता है। किस किस के बीच के इंटरेक्शंस को, ऑर्गेनिजम्स के बीच में होने वाले और इंटरेक्शंस को, ऑर्गेनिज्म और उसके फिजिकल एबायोटिक एनवायरनमेंट के बीच में होने वाले को। यानी दो इंटरेक्शंस की बात हो रही हैं, ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के बीच की, और ऑर्गेनिज्म और उसके फिजिकल एबायोटिक एनवायरनमेंट के बीच की। इन दोनों तरीके के इंटरेक्शंस को डील करती है हमारी इकोलॉजी। तो इकोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट विच स्टडीज़ द इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म और उसका फिजिकल यानी एबायोटिक एनवायरनमेंट। फिर इसके क्या क्या लेवल्स हैं, तो इकोलॉजी जो है बेसिकली कंसर्न है 4 लेवल्स से, और वो 4 लेवल क्या हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। पहला है हमारा ऑर्गेनिज्म, दूसरी है पॉपुलेशन, तीसरी बनती है कम्युनिटी, और फाइनली लास्ट सबसे बड़ा है हमारा बायोम। और एनसीईआरटी आपको आगे बताएगी क्या, कि ऑर्गेनिज्म के लेवल पे जो हम लोग इकोलॉजी डील कर रहे हैं, द इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज़ एसेंशियली द फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। इसका क्या मतलब कि हम लोग बात करने वाले हैं इसके अंदर किसके बारे में, कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से प्रोसेसेस कैसे काम कर रहे हैं, विच ट्राइज टू अंडरस्टैंड। हम लोग इसके अंदर क्या समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, कि कैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अडेप्टेड हैं अपने अपने एनवायरनमेंट्स के ऊपर, अपने अपने एनवायरनमेंट्स के अंदर किस के बेसिस पे सर्वाइवल कैसे हो रहा है और रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है। इन दोनों चीज़ों को अंडरटेक करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने क्या बोला, बट ऑल्सो रिप्रोडक्शन। यानी इस लाइन को अगर हम लोग फिर से पढ़ें कि इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल is essentially physiological ecology which tries to understand how different organisms are adapted to their environments in terms of not only the survival but also reproduction। यानी हम लोग ऑर्गेनिज्म के लेवल पे इकोलॉजी के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, कि इसके अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ किस तरीके से परफॉर्म हो रही हैं, कि ये किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हमारे अडेप्ट हो गए हैं अपने एनवायरनमेंट्स के अंदर, ताकि उनका सर्वाइवल पॉसिबल हो पाए और उनका रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाए। सर्वाइवल रहेगा तो खुद ज़िंदा रहेंगे, रिप्रोडक्शन रहेगा तो अपनी स्पीशीज़ को आगे, पर प्रोजेनी को आगे चलवा पाएंगे। ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू दी इकोलॉजी का अपना ये चैप्टर, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। नाउ बिफोर वी स्टार्ट इकोलॉजी, हमें एक चीज़ और याद करनी है कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है। फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया हमारे ये हैं बनारसी बाबू, जिनका नाम है रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा ने कहाँ से पढ़ाई करी है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के रहे हैं ये, कहाँ पर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में।
बहरहाल आगे हम लोग मूव ऑन करें तो ऑर्गेनिजम्स एंड इस एनवायरनमेंट के अंदर हमें 3 चीज़ों के बारे में बात करनी है। पहली बात क्या है हमारी कि मेजर एबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे। तो मेजर एबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे हम लोग पहले ही बढ़ चुके कि मेजर एबायोटिक फैक्टर्स रहेंगे हमारे 4, हवा, मिट्टी और पानी। हवा के अंदर आ जाएगा हमारा टेम्परेचर, लाइट, मिट्टी यानी सॉइल और पानी यानी वाटर। तो ये 4 हमारे टेम्परेचर, लाइट, सॉइल और वाटर हमारे मेजर एबायोटिक फैक्टर्स रहेंगे, जिनको हम लोग डील करने वाले हैं अगले लेक्चर्स में। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इन एबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर रिस्पॉन्सेस कैसे कैसे शो करेगा हमारा ऑर्गेनिज्म, और फिर इन रिस्पॉन्सेस के ऊपर क्या क्या अडेप्टेशंस हमें देखने को मिलेंगी। ये 3 चीज़ें आएंगी हमारे किस टॉपिक के अंदर, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट के बारे में। अब एनसीईआरटी यहाँ क्या कह रही है कि आपने अपने पुरानी क्लासेस में पढ़ रखा है कि रोटेशन जो है हमारे प्लैनेट का अराउंड द सन, और जो टिल्ट है हमारी अर्थ की एक्सिस के ऊपर, ये कॉज करती है एनुअल वेरिएशंस की, सालाना जो हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं किस चीज़ के अंदर, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर के अंदर, जिससे अलग अलग सीजन्स जो हैं हमारे रिजल्ट होते हैं। सर्दी के अंदर ठंडी पड़ती है, गर्मी में बहुत बेतहाशा वो होता है, गर्मी पड़ती है। तो ये आया कि ये जो वेरिएशंस हैं इनको आप एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन के साथ जमा कर दो अगर, टुगेदर विद द एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, ये अकाउंट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स। मेजर बायोम्स का किस वजह से बनना पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन के अंदर हमें वेरिएशंस देखने को मिल रहा है, और सीजन्स के अंदर टेम्परेचर के अंदर हमें वेरियस अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे वो देखने को मिल रहा है वेरिएशन। इसकी वजह से क्या हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स पॉसिबल हो पा रही है, जैसे हमारा डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा वगैरह। अब ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम से पूछा जाता है कि इसके अंदर से ये जो लेबलिंग्स हो रखी हैं इसको गायब कर देते हैं और पूछते हैं कि कौन सा जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा एनुअल प्रेसिपिटेशन किस एरिया में देखने को मिलेगी। तो आप इसको अगर एनालाइज करो तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा हमें क्या देखने को मिल रही है, प्रेसिपिटेशन देखने को मिल रही है। और सबसे कम किसके अंदर है, डेजर्ट और हमारे अल्पाइन टुंड्रा के अंदर है, टुंड्रा रीजन्स के अंदर। बहरहाल इसको याद रखने का तरीका DGC से याद रखिए। टेम्परेट फॉरेस्ट हमारा ये है सबसे ऊपर वाला, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और जो बचा हुआ है सबसे नीचे वो है हमारा टुंड्रा, आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा। ये DGC से याद रहेगा। फिर आगे हम लोग मूव ऑन करें तो एनसीईआरटी क्या कह रही है कि रीजनल और लोकल वेरिएशन होते हैं जो एक ही बायोम के अंदर। अब एक पर्टिकुलर बायोम के अंदर क्या है, जो रीजनल और लोकल वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा, उससे क्या नेट रिजल्ट होगा, उससे फॉर्मेशन होगी अलग अलग हैबिटेट्स की। यानी सीज़न और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उससे हमारे बायोम की फॉर्मेशन हो रही थी। लेकिन एक बायोम के अंदर जब हम लोग रीजनल लेवल पे और रीजन लेवल पे और लोकल लेवल पे वेरिएशंस देखेंगे तो उससे अलग अलग हैबिटेट्स की फॉर्मेशन होगी। और इंडिया के अंदर जो मेजर बायोम्स है वो नेक्स्ट फिगर के अंदर एनसीईआरटी ने शो किया, जो कि हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अब ये है कि ये वाला डायग्राम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, क्योंकि इसके अंदर लोग पेड़ भी देख पा रहे हैं और बोलते हैं कि ये डेजर्ट शो कर रखा है, लेकिन एनसीईआरटी है जो कहेगी उसका मानना पड़ेगा हमें। तो दिस इज़ डेजर्ट, और ये आपको नीला नीला दिख रहा है, तो बस इसको ये समझिए ये सी कोस्ट है, पानी है, इसको आसमान नहीं मानना है। इसके अंदर आपको बादल दिख रहे हैं, तो ये हो गया आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ये कुछ भी नहीं दिख रहा है सिवाय ग्रीन के, तो यह क्या हो गया, डेसिडुअस फॉरेस्ट। फिर बात कर रहे हैं एनसीईआरटी आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस देती है, जो लाइंस को उठा करके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में रखा जाता है। प्लैनेट अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है नॉट जस्ट इन अ फ्यू फेवरेबल हैबिटेट्स, लेकिन बट इन एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट्स ऑल्सो। ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है जिसको एनसीईआरटी जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में नीट में पूछा जा सकता है। प्लैनेट अर्थ पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है कुछ फेवरेबल हैबिटेट्स के अंदर भी और एक्सट्रीम और हार्श हैबिटेट्स के अंदर भी। इस बात को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने अगली लाइंस के अंदर कुछ एग्जांपल दिए कि राजस्थान का जो बेतहाशा गर्मी वाला डेजर्ट है वहाँ पर भी आपको क्या लाइफ देखने को मिलेगी। मेघालय का जो रेन सोक्ड फॉरेस्ट है उसके अंदर भी आपको लाइफ देखने को मिलेगी। ओशियन के अंदर जो डीप ट्रेंचेस हैं उसके अंदर भी लाइफ देखने को मिलेगी।
टॉरेंशियल स्ट्रीम्स के अंदर भी, परमाफ्रॉस्ट यानी स्नो से लदे हुए पोलर रीजन्स के अंदर भी, हाई माउंटेन टॉप्स पे, थर्मल स्प्रिंग्स पे और स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट्स में भी, इन सब जगहों पे आपको क्या देखने को मिल रहेगा कि यहाँ पर सब जगह लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। फिर एनसीईआरटी एक और गज़ब की लाइन देती है क्या कि इवन आवर इंटेस्टाइन इज़ अ यूनिक हैबिटेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज़ ऑफ माइक्रोब्स। हमारी जो इंटेस्टाइन है, ह्यूमन इंटेस्टाइन, उसके अंदर भी क्या देखने को मिल रहा है हमें कि वो एक यूनिक हैबिटेट की तरह काम कर रही है हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज़ ऑफ माइक्रोब्स के लिए। अब इस स्टेटमेंट को भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो ये दो स्टेटमेंट्स इस पैराग्राफ से इम्पॉर्टेंट हुई हमारी। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं कि एनसीईआरटी ने हमसे पूछा कि व्हाट आर द की एलिमेंट्स जो कि लीड कर रहे हैं इतने वेरिएशन के लिए, जो कि हमें फिज़िकल और केमिकल कंडीशंस में देखने को मिल रहा है डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर। अब इस चीज़ को आप यहाँ से लिंक करो कि एनसीईआरटी ने आपको ये बोला कि रीजनल और लोकल वेरिएशंस जो होते हैं एक ही बायोम के अंदर, उससे क्या होता है, फॉर्मेशन होती है हमारे वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स की। तो हैबिटेट के फॉर्मेशन का मैकेनिज्म एक तरीके से एनसीईआरटी ने आपको इस लाइन में दिया कि एनसीईआरटी क्या कह रही है कि रीजनल और लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। और यहाँ पर एनसीईआरटी आपसे पूछ रही है कि वो क्या की एलिमेंट्स हैं जिससे इतना ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है फिज़िकल और केमिकल कंडीशंस में अलग अलग हैबिटेट की। भाई ये तो समझ में आ गया कि कुछ रीजनल और लोकल वेरिएशंस थे किन्हीं चीज़ों के अंदर, जिससे क्या हुआ, एक बायोम के अंदर अलग अलग हैबिटेट बन गई। लेकिन अब यहाँ ये बताओ कि वो की एलिमेंट्स क्या थे जिससे इतना अलग अलग वेरिएशन देखने को मिला फिज़िकल और केमिकल कंडीशंस के अंदर अलग अलग हैबिटेट की। तो यहाँ पे बात आई क्या कि इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस तीन चीज़ें हैं कि ये वहाँ की हवा कैसी है, किसी जगह का पानी कैसा है और किसी जगह की मिट्टी कैसी है। ये तीन चीज़ें हमने पढ़नी है। हवा, मिट्टी और पानी कैसा है, ये डिसाइड करेगा कि भाई ये जो फिज़िकल और केमिकल कंडीशन है अलग अलग हैबिटेट्स की, ये कैसे वो कर रही हैं। अब हवा के अंदर वापस याद रखना, हवा के ही अंदर मैं दोनों चीज़ों को डालता हूँ, टेम्परेचर और लाइट को, पानी यानी अपना वाटर और मिट्टी यानी सॉइल। ये चार कंडीशंस हैं, तीन कैटेगरीज़ हैं। अब एनसीईआरटी आगे क्या कह रही है कि वी मस्ट रिमेंबर दैट फिजिको केमिकल यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ अलोन डू नॉट कैरेक्टराइज द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली। वहाँ पे रहने वाले बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि बीमारी कॉज करने वाले पैथोजन, पैरासाइट करने वाले पैरासाइट्स, प्रिडेट करने वाले प्रिडेटर्स और उसको कॉम्पीट करने वाले उसके कॉम्पिटिटर्स भी क्या रहेंगे, वो चीज़ें हैं जिसके साथ ऑर्गेनिज्म जो है इंटरैक्ट करता है कॉन्स्टेंटली। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, वी अज्यूम दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑर्गेनिज्म ने नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू इवॉल्व कर ली हैं वो अडेप्टेशंस ताकि उसका सर्वाइवल और उसकी रिप्रोडक्शन दोनों चीज़ें ऑप्टिमाइज हो पाएँ उसकी गिवन हैबिटेट के अंदर। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है कि हमारी एक अजम्पशन क्या है कि हम लोग ये मान ले रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स टाइम नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू इवॉल्व कर लिए हैं वो अडेप्टेशंस जिससे उस हैबिटेट के अंदर उसका सर्वाइवल और उसका रिप्रोडक्शन ऑप्टिमाइज हो पाए। फिर लास्टली एनसीईआरटी इस इंट्रोडक्शन के अंदर क्या कह रही है कि हर ऑर्गेनिज्म के पास एक इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशंस है, इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशंस है जो उसको बर्दाश्त कर सकता है, डाइवर्सिटी है रिसोर्सेस के अंदर जो वो यूटिलाइज करता है, और डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल है उसका एक इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। और इन तीन चीज़ों से मिलकर के बनता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नीश। अब आपको पता होगा कि एक फ़ारसी नाम की हमारी लैंग्वेज है, एफ, आर और सी। एफ से क्या आया, फंक्शन की बात करी एनसीईआरटी ने कि डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल। आर से बात आई रिसोर्सेस की और सी से बात आई कंडीशंस की जो वो बर्दाश्त कर सकता है, कंडीशंस दैट इट कैन टॉलरेट। ये तीन चीज़ें हैं, यानी फ़ारसी से आप याद रखोगे किस चीज़ को, फ़ारसी से याद रखोगे आप नीश को। नीश के अंदर क्या आती हैं, तीन चीज़ें आती हैं। पहला क्या कि वो कंडीशंस, डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशंस जो इनवेरिएबल हों। इनवेरिएबल का मतलब कि इसको बदल नहीं सकते आप, ये उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर फिक्स्ड हैं, ये सिर्फ इन्हीं चीज़ों को टॉलरेट कर सकता है।
तो इनवेरिएबल डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशंस है जो कि ऑर्गेनिज्म टॉलरेट कर सकता है। वो वैरायटी या डाइवर्सिटी क्या है उन रिसोर्सेज की जो वो यूटिलाइज़ कर रहा है, और तीसरा उसका डिस्टिंक्ट यानी सिर्फ और सिर्फ उसी का रोल है, उसका स्पेसिफिक रोल क्या है उसके इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। ये तीनों चीज़ मिला करके उस ऑर्गेनिज्म की नीश डिसाइड होगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोग क्या हैं डिस्कस करेंगे हमारे ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के अंदर अपनी 3 बातों को एक एक करके। पहले पकड़ेंगे मेजर एबायोटिक फैक्टर्स को, फिर उनके रिस्पॉन्सेस की बात करेंगे और लास्ट में उसके अडेप्टेशंस को देखेंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो।